दोस्तों आज जो फोन आपके हाथ में है, जो डेटा सेंटर चैट जीपीटी और क्लॉड रन करता है और जो ईवीज के आप एड्स देखते हो, इन सब में एक चीज कॉमन है। ग्राफाइट एक ऐसा मिनरल जो पहले ज्यादातर मामूली सी पेंसिल्स में यूज होता था, पर अब ये क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का बैकबोन बन गया है। 2050 तक ग्राफाइट का डिमांड आज से 2 गुना से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। जाहिर है भारत ग्राफाइट को सीरियसली लेना चाह रहा है। हाल ही में केरला ने ग्राफीन पॉलिसी लॉन्च की है। ग्राफाइट इंडिया और एचईजी ग्राफाइट स्पेस में भारत की 2 लिस्टेड कंपनीज काफी अग्रेसिव केपेक्स कर रहे हैं। तो जब डिमांड इतना हाई है तो दाम भी बढ़ रहा होगा, है ना? नहीं, ग्राफाइट का दाम गिर रहा है और यही बात हमें काफ़ी सरप्राइजिंग लगी, जिसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना इस पे डीप डाइव किया जाए और समझा जाए कि ग्राफाइट का ग्लोबल सप्लाई चेन कैसा है, इसमें चाइना का क्या रोल है एंड भारत के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। दोस्तों वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ेरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम ग्राफाइट के डिमांड ड्राइवर्स, सप्लाई चेन, चाइना की स्पेस में मोनोपोली और भारत का ग्राफाइट लैंडस्केप, ये सब डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। इंडस्ट्री में ग्राफाइट को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, नेचुरल ग्राफाइट और सिंथेटिक ग्राफाइट। आज के दिन टोटल सप्लाई का लगभग 35% नेचुरल है और 65% सिंथेटिक है। नेचुरल ग्राफाइट कार्बन का नेचुरली अकरिंग फॉर्म है जो हजारों लाखों साल के हीट और प्रेशर से जमीन के अंदर बनता है। नेचुरल ग्राफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अच्छा कंडक्टर होता है। फिजिकल फॉर्म के हिसाब से नेचुरल ग्राफाइट को 3 और कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, फ्लेक, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन वेन। फ्लेक और एमॉर्फस ज़्यादा कॉमन है। सिंथेटिक ग्राफाइट की बात करें तो ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसे बनाना काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव होता है, इसीलिए सिंथेटिक ग्राफाइट नेचुरल ग्राफाइट से ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन सिंथेटिक ग्राफाइट का फ़ायदा ये होता है कि पार्टिकल साइज, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, प्योरिटी सब इंजीनियर किया जा सकता है। इसीलिए हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस जैसे कि स्टील मेकिंग के लिए सिंथेटिक ग्राफाइट प्रेफर किया जाता है। आज के दिन ग्राफाइट का डिमांड लगभग 45 लाख टन्स है, जो 2050 तक 106 लाख टन्स होने की उम्मीद है, यानी 2.35 टाइम्स। ग्राफाइट के 3 मेजर यूज केसेस हैं जिसमें हमें डिमांड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या है ये मेजर यूज केसेस? ग्राफाइट बैटरीज में, रिफ्रैक्टरीज में और इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। तीनों यूजर्स को एक एक करके समझते हैं। पहले बैटरीज। हर लिथियम आयन बैटरी में ग्राफाइट लगता है, चाहे वो बैटरी ईवी में लगे, फोन में लगे या ग्रिड स्टोरेज में लगे। नेचुरल ग्राफाइट का 52% ऑफ ओवरऑल डिमांड बैटरी से आता है और सिंथेटिक ग्राफाइट का 31% डिमांड बैटरी से आता है। हमने जब ट्रेंड एनालाइज किया तो समझ आया कि ओवरऑल ग्राफाइट के डिमांड में बैटरी सेक्टर से आने वाला डिमांड इतना हाई नहीं था। 2017 में बैटरी से सिर्फ 5% डिमांड आता था। बढ़ते ईवी अडॉप्शन के वजह से ग्राफाइट का बैटरी डिमांड तेजी से बढ़ा है। ये चार्ट देखो, 2020 से 2030 के बीच बैटरी में यूज होने वाले ग्राफाइट का डिमांड 4 गुना होने की उम्मीद है। ग्राफाइट का दूसरा मेजर यूज केस देखते हैं, रिफ्रैक्टरीज। नेचुरल ग्राफाइट का 24% डिमांड रिफ्रैक्टरी से आता है। अब ये रिफ्रैक्टरी क्या होता है? रिफैक्टरीज वो मटेरियल्स होते हैं जो एक्सट्रीम हीट में भी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। इनसे इंडस्ट्रियल फर्नेसेस, किल्न्स और रिएक्टर्स के अंदर लाइनिंग की जाती है। इन रिफैक्टरीज को बनाने के लिए मोस्टली नेचुरल ग्राफाइट यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 3927 डिग्री सेल्सियस है, जो कि किसी भी दूसरे कमर्शियल मेटल से कई गुना ज़्यादा है। प्लस ये हीट का अच्छा कंडक्टर है, केमिकली इनर्ट है और मोल्टन मेटल्स के अगेंस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट है। रिफ्रैक्टरीज का सबसे ज़्यादा यूज आयरन और स्टील सेक्टर में होता है, तो रिफ्रैक्टरी डिमांड डायरेक्टली स्टील और आयरन के डिमांड से लिंक्ड है। ग्राफाइट का तीसरा मेजर यूज केस है इलेक्ट्रोड्स में। सिंथेटिक ग्राफाइट का 47% डिमांड इलेक्ट्रोड से आता है। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड ज़्यादातर स्टील बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। देखो, स्टील बनाने के 2 मेजर तरीके होते हैं। पहला ब्लास्ट फर्नेस या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, जिसको BOF भी कहते हैं, जिसमें आयरन ओर को कोक के साथ पिघलाया जाता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी कि EAF।
इलेक्ट्रिक फर्नेस में स्टील स्क्रैप को डायरेक्टली बिजली से पिघलाया जाता है और इसी बिजली को हीट में कन्वर्ट करने का काम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड करता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इलेक्ट्रोड टिप का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि सूर्य की सरफेस टेम्परेचर का लगभग आधा। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और हीट रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में ग्रेफाइट ने अपनी जगह बना ली है। एक बात नोट करनी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में सिर्फ सिंथेटिक ग्रेफाइट यूज होता है, नेचुरल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंथेटिक ग्रेफाइट की प्योरिटी नेचुरल ग्रेफाइट से ज़्यादा हाई होती है। दोस्तों 2017 से स्टील सेक्टर में इलेक्ट्रिक फर्नेस फास्ट ग्रो करने लगा। हुआ यूं कि 2017 में चाइना में स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आ गए। इसकी वजह से बहुत सारे ब्लास्ट फर्नेसेस बंद कर दिए गए। एज अ रिजल्ट चाइना अपना डीकार्बनाइजेशन गोल हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस स्टील कैपेसिटी तेजी से बढ़ाने लगा। प्लस इससे उनके स्टील को ग्रीन स्टील का टैग भी मिल गया। ब्लास्ट फर्नेस से 1 टन स्टील बनाने में लगभग 2.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फर्नेस से सिर्फ 0.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी लगभग 70% कम। 2024 में चाइना का इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोडक्शन लगभग 10% था और 2030 तक चाइना इसे डबल करके 20% ले जाना चाहता है और इसमें उन्हें ग्रेफाइट, बहुत सारा ग्रेफाइट लगेगा। तो जाहिर है कि चाइना ही इलेक्ट्रोड में लगने वाला ग्रेफाइट का सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर रहेगा। यूरोपियन कार्बन एंड ग्रेफाइट एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक दुनिया का 50% स्टील प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फर्नेस के थ्रू होगा और हायर इलेक्ट्रिक फर्नेस डिमांड मतलब हायर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डिमांड। दोस्तों इन तीनों मेजर यूज केसेस के अलावा ग्रेफाइट के छोटे छोटे और भी बहुत यूज केसेस हैं, जैसे कि कास्टिंग्स, लुब्रिकेंट्स, फ्रिक्शन मटेरियल्स वगैरह। अब ग्रेफाइट नेचुरल हो या सिंथेटिक, ये एक ऐसा मिनरल है जो हमें अपने ग्रीन एनर्जी गोल्स के करीब ले जा सकता है। ईवी बैटरीज और ग्रीन स्टील दोनों ग्रेफाइट के बिना इम्पॉसिबल है। डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स और एरोस्पेस में भी ग्रेफाइट का डिमांड बढ़ रहा है। शायद इसीलिए ग्रेफाइट को मिनरल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। लेकिन क्या हम इतना ग्रेफाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? ग्रेफाइट का डिमांड साइड तो हमें समझ आ गया, चलिए अब ग्रेफाइट का सप्लाई साइड समझ लेते हैं। दोस्तों ग्रेफाइट के पूरे सप्लाई चेन को हम एक वर्ड में समराइज कर सकते हैं, चाइना। जी हाँ, चाइना ने ग्रेफाइट के सप्लाई पे बहुत मजबूत पकड़ बना ली है। दुनिया में हर साल लगभग 16 लाख टन नेचुरल ग्रेफाइट माइन किया जाता है। इसमें से चाइना अकेले ही 12.7 लाख टन माइन करता है, यानी 79%। सिंथेटिक ग्रेफाइट का भी 80% सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में है। और मैं आपको बता दूं कि नेचुरल और सिंथेटिक ग्रेफाइट का सप्लाई चेन बिल्कुल अलग है, फिर भी चाइना ने दोनों में मोनोपोली बना ली है। कैसे? इसके लिए हमें नेचुरल और सिंथेटिक ग्रेफाइट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझना होगा। नेचुरल ग्रेफाइट को यूजेबल बनाने का पहला स्टेप है ओर माइनिंग। फिर इस ओर को क्रश और प्रोसेस करके एक कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है जिसमें 85 to 98% कार्बन कंटेंट होता है। इस प्रोसेस को बेनिफिशिएशन कहते हैं। ये होता है अपस्ट्रीम सेगमेंट। इसके बाद आता है मिडस्ट्रीम सेगमेंट जिसमें प्योरिफिकेशन और स्फेरोडाइजेशन होता है, मतलब ग्रेफाइट को स्फेरिकल बनाया जाता है। ग्रेफाइट को 99.9% कार्बन कंटेंट तक प्योरीफाई किया जाता है। फिर प्योरीफाइड ग्रेफाइट को स्फेरिकल शेप दिया जाता है ताकि इन्हें बैटरी में यूज किया जा सके। फाइनली डाउनस्ट्रीम में फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। स्फेरिकल ग्रेफाइट पे कार्बन की कोटिंग की जाती है और एनोड बनाया जाता है। अब माइनिंग और बेनिफिशिएशन में तो चाइना के साथ बाकी देश भी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू चेन में नीचे जाते हो, प्योरीफाई करना, स्फेरिकल बनाना, कोटिंग करना, एनोड मैन्युफैक्चर करना, वैसे वैसे चाइना का कंट्रोल बढ़ता जाता है। दुनिया का 79% नेचुरल ग्रेफाइट चाइना में माइन किया जाता है और बैटरी ग्रेड ग्रेफाइट का तो 90% से ज़्यादा सप्लाई चाइना के कंट्रोल में है। सिंथेटिक ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। सिंथेटिक ग्रेफाइट बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल नीडल कोक है, जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक बाई प्रोडक्ट है। यहाँ भी चाइना लीड करता है। 2022 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा नीडल कोक प्रोड्यूसर बन गया था, लेकिन चाइना के नीडल कोक रिक्वायरमेंट्स इतने हाई हैं कि आज भी वो यूएस, यूके और जापान से नीडल कोक इंपोर्ट करता है। नीडल कोक को पहले पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इस पाउडर को कोल टार पिच के साथ 80:20 के रेशियो में मिलाया जाता है। 80% नीडल कोक पाउडर और 20% कोल टार पिच। कोल टार पिच एक तरह का बाइंडिंग एजेंट होता है जो पाउडर को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है।
फिर इस मिक्सचर को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे बेक किया जाता है ताकि शेप सेट हो जाए। फाइनली ग्रेफाइटाइजेशन होता है। ये सबसे क्रिटिकल और एक्सपेंसिव स्टेप होता है। इस स्टेप में बेक्ड कार्बन मिक्सचर को 2500 टू 3000 डिग्री सेल्सियस पे हफ्तों तक हीट किया जाता है ताकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेट हो जाए। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 टन सिंथेटिक ग्रेफाइट बनाने के लिए 10,000 से 15,000 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी लगता है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक इंडियन हाउस होल्ड 8 से 13 साल में कंज्यूम करती है। और सस्ती बिजली की वजह से चाइना ने सिंथेटिक ग्रेफाइट पे भी 80% कंट्रोल जमा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना ने ये मोनोपोली बिल्ड की कैसे। हमें इसके 3 मेजर रीजन समझ आए। पहला, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। दुनिया में लगभग 80 करोड़ टन के ग्रेफाइट रिजर्व्स हैं और इसका सबसे ज्यादा लगभग 28% चाइना में है। दूसरा रीजन, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग। दोस्तों, चाइना की ग्रेफाइट में मोनोपोली रातों रात नहीं बनी। ये उनके कई सालों के स्ट्रेटेजिक विजन और एग्जीक्यूशन का नतीजा है। चाइना ने 1990s में ही क्रिटिकल मिनरल्स को नेशनल प्रायोरिटी मान लिया था और ग्रेफाइट इनमें से एक था। चाइना सिर्फ रॉ ग्रेफाइट माइन करके एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता था, वो पूरे वैल्यू चेन पे कंट्रोल करना चाहता था, फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। इसीलिए चाइना ने रॉ ग्रेफाइट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया और डोमेस्टिक प्रोसेसिंग को इंसेंटिवाइज किया। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स किया और लिथियम आयन बैटरी सेक्टर को धीरे धीरे बिल्ड किया। ईवी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट 2009 से सब्सिडीज भी देने लगी। एस्टिमेट्स के हिसाब से चाइना ने 2009 से 2022 के बीच ईवी सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स में लगभग $29 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। एज अ रिजल्ट, इस दौरान चाइना का ईवी सेल्स 12,000 गुना हो गया, from 500 EVs in 2009 to 60 lakh EVs in 2022। और बढ़ता ईवी डिमांड मतलब बढ़ता ग्रेफाइट डिमांड। तो सप्लायर्स इस डिमांड को केटर करने के लिए मार्केट में उतर गए और इसी तरह चाइना ने ग्रेफाइट वैल्यू चेन के हर स्टेप पे वैल्यू कैप्चर कर लिया। ये है उनके मोनोपोली का तीसरा रीजन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। माइनिंग तो फिर भी मैडागास्कर, मोजाम्बिकी और ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज में भी होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए पूरी दुनिया चाइना पे निर्भर है। और आप ही सोचो, बिना प्रोसेसिंग के भला ग्रेफाइट किस काम का। तो जाहिर है कि चाइना का कोई भी मूव ग्लोबल डिमांड और सप्लाई को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का ये प्राइस चार्ट देखो। 2018 में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्राइस लगभग 8 गुना हो गया था, फ्रॉम $2,000 पर टन इन 2017 टू $16,000 पर टन इन 2018। ऐसा क्यों? जैसा मैंने बताया, 2017 में चाइना में स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के वजह से इलेक्ट्रिक फर्नेस का डिमांड बढ़ने लगा। इससे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का डिमांड भी बढ़ गया और जहां एक तरफ इलेक्ट्रोड्स का डिमांड बढ़ रहा था, दूसरी तरफ नीडल कोक का सप्लाई टाइट था। 2017 में टेक्सास में एक हरिकेन आया था जिसके वजह से यूएस के पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज का सप्लाई डिस्टर्ब हो गया और नीडल कोक प्राइसेस बढ़ गए थे। तो हाई डिमांड और टाइट सप्लाई के वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस बढ़ गए थे। चाइनीज सप्लायर्स इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कैपेसिटी बिल्ड करने लगे और उन्होंने इतना कैपेसिटी बिल्ड कर लिया कि अब ओवर सप्लाई हो गया है और प्राइस गिर रहा है। दोस्तों, हमने शुरू किया था वीडियो इसी क्वेश्चन से कि ये प्राइस गिर क्यों रहा है जबकि डिमांड इतना बढ़ रहा है, और आंसर अब आपको मिल गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 2025 क्रिटिकल मिनरल आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से 2021 से 2024 के बीच ग्रेफाइट का सप्लाई डिमांड से फास्टर बेस पे बढ़ा और 2024 में ग्रेफाइट का प्राइस 10 to 20% गिर गया। 2023 और 2024 में चाइना ने ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे। अब अगर चाइना अपने मर्जी से कभी भी डंप करे या कभी भी एक्सपोर्ट बैन कर दे तो ग्रेफाइट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, उसके प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं। शायद इसीलिए कंट्रीज़ ने चाइना के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 49 कंप्लेंट्स दर्ज किए हैं। सबको ऐसा लगता है कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपना रहा है। चाइना पे डिपेंडेंस कम करने के लिए कंट्रीज अपने ग्रेफाइट प्रोडक्शन कैपेसिटीज बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में साउथ स्टार और ग्राफकोआ माइंस ने 2024 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। यूरोप में कंपनीज नए प्लांट सेटअप कर रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज में भी कैपेसिटी बिल्डअप चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे इकोसिस्टम में भारत कहाँ है। 2023 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ग्रेफाइट को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया था। आज के दिन हमारे पास 3% ग्लोबल रिजर्व्स हैं और हम ग्लोबल ग्रेफाइट प्रोडक्शन में सिर्फ 1.7% कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया में 32 लीज्ड ग्रेफाइट माइंस है, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 माइंस अभी एक्टिव हैं।
शायद इसीलिए हमें अपने टोटल ग्राफाइट रिक्वायरमेंट का 60% इम्पोर्ट करना पड़ता है। नवंबर 2025 के गवर्नमेंट प्रेस रिलीज के हिसाब से 27 ब्लॉक्स ऑक्शन किए गए हैं। 20 ब्लॉक्स अभी ऑक्शन किए जाएंगे और 26 ब्लॉक्स अंडर एक्सप्लोरेशन भी हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2024 के हिसाब से भारत का सबसे ज़्यादा ग्राफाइट लगभग 36% अरुणाचल प्रदेश में है और 30% जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से माइनिंग इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। हमारे रिजर्व्स और प्रोडक्शन मोस्टली 3 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा। केरला भी ग्राफाइट पे डबल डाउन कर रहा है। हाल ही में केरला ने ग्राफीन पॉलिसी अनाउंस की है। ग्राफीन ग्राफाइट का एक सिंगल लेयर है जो ग्राफाइट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंडक्टिव माना जाता है। सेमीकंडक्टर से लेकर एरोस्पेस तक ग्राफीन के कई एप्लीकेशंस हैं। इस ग्राफीन पॉलिसी के तहत 200 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा और एक इंडस्ट्रियल पार्क और डिजिटल इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए सब्सिडीज भी दिया जाएगा। कंपनीज की बात करें तो इंडिया में ग्राफाइट के 2 लिस्टेड कंपनीज हैं, ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड और HEG लिमिटेड। ग्राफाइट इंडिया ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाता है विद अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 98,000 टन्स पर एनम। कंपनी अगले 3 सालों में 600 करोड़ का केपेक्स करके 25,000 टन्स की कैपेसिटी ऐड करने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ग्राफाइट इंडिया का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2560 करोड़ था और पैट 458 करोड़ था। आज के दिन कंपनी का 89% रेवेन्यू ग्राफाइट और कार्बन प्रोडक्ट से आता है और एक्सपोर्ट से लगभग 31% रेवेन्यू आता है। HEG लिमिटेड की बात करें तो HEG भी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाता है। इनफैक्ट HEG दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है विद ओवर 1 लाख टन्स पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2100 करोड़ था और पैट 101 करोड़ था। HEG का 67% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी 650 करोड़ के केपेक्स से 15,000 टन्स की इलेक्ट्रोड कैपेसिटी ऐड करेगी। इस टेबल में दोनों कंपनीज के इलेक्ट्रोड केपेक्स की समरी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफाइट इंडिया और HEG का 10 ईयर रेवेन्यू ट्रेंड देखो, दोनों कंपनीज में सेम पैटर्न दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 19 में दोनों कंपनी के रेवेन्यू लगभग 140% बढ़ गए। ऐसा क्यों? 2017 के बाद चाइना में ग्रीन स्टील का डिमांड बढ़ा तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का डिमांड और प्राइस भी बढ़ गया। एज अ रिजल्ट ग्राफाइट इंडिया और HEG का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 19 में पीक पे था। ग्राफाइट इंडिया का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 19 में लगभग 7800 करोड़ था और HEG का 6600 करोड़। लेकिन ये एक वन टाइम स्पाइक था। इलेक्ट्रोड डिमांड स्टील सेक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसीलिए ये साइक्लिकल होता है। हाल ही में चाइना के ओवर सप्लाई की वजह से ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्राइसेस गिर रहे हैं और कंपनीज के रेवेन्यूज कम हो रहे हैं। और क्योंकि इंडियन कंपनीज प्राइस टेकर्स हैं, रेवेन्यू साइड पे कंपनीज के पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इनके लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है ताकि ये अपने कॉस्ट्स कम कर सकें। ग्राफाइट कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, लगभग 40 to 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो नीडल कोक ही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लगभग 35% होता है और हम अभी नीडल कोक के लिए मोस्टली इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल सप्लाई डायनामिक्स डायरेक्टली मार्जिन पे असर डालते हैं। इसीलिए सप्लाई कंसिस्टेंसी और लोअर शॉर्ट टर्म कॉस्ट वॉलेटिलिटी के लिए कंपनीज अक्सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ग्राफाइट इंडिया ने बिहार में एक कोक प्लांट भी लगाया है। पावर कॉस्ट कम करने के लिए ग्राफाइट इंडिया ने विंड और सोलर पावर प्लांट्स में भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, कॉस्ट भी एक हद तक ही कम किया जा सकता है, तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही वॉलेटाइल है। इसीलिए इस सेक्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी फ्लक्चुएट करते हैं। शायद इसी साइक्लिकलिटी को हेज करने के लिए कंपनीज अब EVs पे बेट ले रहे हैं। ग्राफाइट इंडिया ने 4330 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है टू सेट अप 30,000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी फॉर लिथियम आयन एनोड मटेरियल। HEG का अप्रोच थोड़ा अलग है। HEG 2 एंटिटीज में डिमर्ज करने वाला है, HEG ग्राफाइट और HEG ग्रीन टेक। HEG ग्राफाइट ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाएगा और HEG ग्रीन टेक EV के लिए एनोड्स बनाएगा। इसके लिए कंपनी 20,000 टन्स का एक एनोड प्लांट सेटअप कर रही है, जो फाइनेंशियल ईयर 28 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इसमें लगभग 1900 करोड़ का केपेक्स किया जाएगा। कंपनीज के कॉन कॉल से तो ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनीज ग्राफाइट को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 30 तक चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज लगभग 11 करोड़ टन्स का इलेक्ट्रिक फर्नेस कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं, यानी लगभग 2 लाख टन का इंक्रीमेंटल ग्राफाइट इलेक्ट्रोड डिमांड। ये करंट 6.3 लाख टन के इंडस्ट्री के साइज का 30% है। बट यहाँ एक रिस्क भी है, एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का रिस्क। दोस्तों, ग्राफाइट एक हाईली पोल्यूटिंग मिनरल है। इसको प्रोसेस करने में बहुत सारी एनर्जी यूज होती है।
ये चार्ट देखो, 1 kg सिंथेटिक ग्राफाइट एनोड बनाने में 15 to 25 kg CO2 एमिट होता है। नेचुरल ग्राफाइट में सिर्फ 7 kg यानी 55% लेस एमिशंस। तो क्या नेचुरल ग्राफाइट बेटर ऑल्टरनेटिव है? वेल, आज के दिन नेचुरल ग्राफाइट की प्योरिटी सिंथेटिक ग्राफाइट से कम है और नेचुरल ग्राफाइट के खुद के लिमिटेशंस भी हैं। दुनिया का 79% नेचुरल ग्राफाइट चाइना प्रोड्यूस करता है, लेकिन चाइना के एक प्रोविंस में जहां नेचुरल ग्राफाइट का मेजर कॉन्सेंट्रेशन है, हर साल ठंड में वो बंद किया जाता है ड्यू टू लो टेम्परेचर्स। मोजाम्बिकी, रशिया और यूक्रेन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सप्लाई अनसर्टेन है। मैडागास्कर भी साइक्लोन का शिकार बन जाता है और अगर हम नए माइंस एक्सप्लोर करने का सोचे तो उन्हें ऑपरेशनलाइज होने में 7 to 10 ईयर्स लग जाते हैं। तो एक तरफ सिंथेटिक ग्राफाइट ज़्यादा CO2 एमिट करता है और दूसरी तरफ नेचुरल ग्राफाइट का सप्लाई चेन जियोपॉलिटिकली वल्नरेबल है। शायद इसीलिए ग्रीन एनर्जी गोल्स को हेज करने के लिए अब ग्राफाइट के ऑल्टरनेटिव्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। जैसे ईवी बैटरी एनोड्स में सिलिकॉन और सोडियम ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन एनोड में ग्राफाइट एनोड से 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होता है टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे बैटरी का एनर्जी डेंसिटी 20 to 50% इंप्रूव हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चार्जिंग में सिलिकॉन 300% फूल जाता है और डिस्चार्ज में सिकुड़ जाता है। तो रिपीटेड साइकिल्स में अक्सर सिलिकॉन इलेक्ट्रोड क्रैक होकर टूट सकता है। इसीलिए अभी सिलिकॉन को ग्राफाइट के साथ ब्लेंड करके यूज़ किया जाता है। सोडियम आयन में ये इशू नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी डेंसिटी ग्राफाइट से कम है। तो इन ऑल्टरनेटिव्स पे अभी काफ़ी काम बाकी है और ये ऑल्टरनेटिव सिर्फ बैटरी एनोड्स में यूज़ किए जा सकते हैं। स्टील मेकिंग में अभी तक ग्राफाइट का कोई वायबल रिप्लेसमेंट उभरता नहीं दिख रहा है। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रोड में यूज़ होने वाले ग्राफाइट का डिमांड तो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, ग्राफाइट एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो लग रहा है ग्रीनर फ्यूचर के लिए। डिमांड साइड पे बैटरी, इलेक्ट्रोड्स और रिफैक्ट्रीज, तीनों में ही इसका यूज़ आने वाले सालों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। सप्लाई साइड पे चाइना का पूरा कंट्रोल है, तो चाइना का कोई भी मूव प्राइस पे सीधा असर डालता है। अभी चाइना के ओवर सप्लाई की वजह से ग्राफाइट के प्राइसेस गिर रहे हैं और इसका असर भारत की लिस्टेड कंपनीज ग्राफाइट इंडिया और HEG पे पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में बैटरी एनोड्स में सिलिकॉन और सोडियम ऑल्टरनेटिव्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, लेकिन इनके टेक्नोलॉजी पे अभी काफ़ी काम बचा है। आपको क्या लगता है, क्या ग्राफाइट का डिमांड इतना बढ़ सकता है कि सप्लाई डेफिसिट हो जाए, या क्या कंपनीज अपने अग्रेसिव केपेक्स प्लान से ओवर सप्लाई मेंटेन करेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।